गुड इवनिंग गाइस। आज हम हिंदी की फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का ओरिजिन कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से। हम जानते हैं ये संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का ओरिजिन हुआ है। संस्कृत भाषा धीरे धीरे समय समय पे परिवर्तित होती चली गई। उसके आखिर में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो उस परिवर्तन में बीच में कितनी भाषाएं बनी वो भी आप देखेंगे कैसे हिंदी में हुआ। संस्कृत भाषा के बाद जो दूसरी भाषा आती है वो पाली भाषा है। क्या है? पाली। संस्कृत भाषा के बाद पाली, फिर आती है प्राकृत भाषा, इसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश। फिर इसके बाद जो अगली भाषा बनती है वो है अवहट्ट। अवहट्ट। अवहट्ट के बाद जो भाषा बनती है वो प्राचीन हिंदी उसको बोलते हैं, प्राचीन हिंदी। या एक नाम इसका और भी है, एक नाम इसका और भी है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक हिंदी। इसके बाद जो है फिर जो भाषा का विकास होता है वो होती है हिंदी, जिसको हम बोलते हैं वो है आधुनिक हिंदी। मतलब जो आज के युग में यूज की जा रही है, जो अभी यूज की जा रही है, जो अभी जिसका प्रयोग हो रहा है वो हिंदी है। तो हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हुआ है। संस्कृत से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। उसके बाद आता है प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन हिंदी जिसे प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। उसके बाद आती है आधुनिक हिंदी, जिसे हम सामान्य तौर पर हिंदी भाषा कहते हैं। ये संस्कृत भाषा है। इसमें जैसे कालिदास की रचनाएं हैं, जो कालिदास कवि थे उनकी सारी रचनाएं इस भाषा में आपको देखने को मिलेंगी। कालिदास की रचनाएं संस्कृत भाषा में है। और हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे, उनके जो उपदेश हैं, गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में है। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में है। ये प्राकृत भाषा वो भाषा है जिसमें महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के थे, महावीर स्वामी, इनका उपदेश हमें प्राकृत भाषा में मिलता है। इसके बाद आता है कौन सी भाषा? अपभ्रंश। अपभ्रंश में एक जो है कवि थे, मतलब एक कवि थे इनका नाम था स्वयंभू। इनकी रचनाएं हमें जो है अपभ्रंश भाषा में मिलती हैं। इसके बाद आता है अगली भाषा है अवहट्ट। अवहट्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, ये आप जानकारी के रूप में रखें ये सारी चीजें। अवहट्ट जो है इसमें जो है विद्यापति, एक कवि थे विद्यापति, जिनकी रचनाएं जो है अवहट्ट भाषा में हैं। ये बेसिक जानकारी थी जो आपको जाननी चाहिए कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ये क्या है? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कैसे हुआ, ये बेसिक चीज़ थी। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें, देख लें। और फिर इसके आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा की आगे चीज़ें। इसके बाद आता है कि कोई भी भाषा हो उसमें एक जो मुख्य चीज होती है जहां से उसका उद्भव होता है वो क्या होता है? लिपि। बिना लिपि के कोई भाषा नहीं होती है। ये लिपि उसको कहा जाता है। लिपि वे चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। लिपि वे चिन्ह होते हैं जिनसे किसी भाषा को लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा है,
इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश भाषा की जो लिपियां हैं वो क्या है, वो ए से जेड तक जितने उसके अक्षर हैं, जितने उसके लेटर हैं ए टू जेड, वो उसकी लिपियां हैं, उसके चिन्ह है, सिंबल है। तो हम हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी, हिंदी भाषा की लिपि होगी जो हिंदी भाषा की वर्णमाला है। क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, 52 अक्षर के हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 अक्षर आते हैं। ये हिंदी भाषा की लिपि हैं। लिपि मतलब चिन्ह, वे चिन्ह जिससे किसी भाषा को लिखा जा सके। हम बोलते तो हैं लेकिन लिखेंगे कैसे, जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं, और उन्हीं चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। तो आगे अब इस क्रम में हम जानेंगे कि वर्ण या अक्षर क्या है हिंदी भाषा के। वर्ण क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। वर्ण क्या होता है, भाषा की, किसी भी भाषा की न्यूनतम इकाई, किसी भी भाषा की जो न्यूनतम इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है, या वह छोटी सी छोटी, इन्हें ध्वनियां भी कहा जाता है। ध्वनि, भाषा की वे छोटी सी छोटी इकाइयाँ जो जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता हो। न्यूनतम इकाई, वे न्यूनतम इकाई जिन्हें तोड़ा न जा सके, जिन्हें तोड़ा न जा सके, जिन्हें तोड़ा न जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। इन्हें वर्ण को ध्वनियां भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ध्वनियां भी बोलते हैं, ध्वनि भी बोलते हैं, जिसके टुकड़े न किए जा सकें। ये हुआ वर्ण। वर्ण के बाद आता है, अब इसके बाद आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब इन स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है ये अब हम जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। स्वर वे ध्वनियां होती हैं, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों। ये वे ध्वनियां, वे वर्ण ध्वनियां या वर्ण, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, जिसे किसी की सहायता से उच्चारित न किया जा सके। उच्चारित मतलब बोलना, जिसे किसी की सहायता से उच्चारित न किया जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इतनी ध्वनियां हैं, ये टोटल ये 11 हैं। अन, अह को इसमें नहीं, मतलब लेते तो हैं लेकिन वो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती हैं। उनको आगे हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ये मूलतः 11 हैं। जोड़ लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। इनमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, अन्य वर्ड की सहायता से ये उच्चारित नहीं होते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है, इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद स्वर के बाद आता है, हम आगे व्यंजन को डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। आगे हम देखते हैं व्यंजन को। वर्ण के दूसरे प्रकार हम व्यंजन को देखते हैं।
व्यंजन वे ध्वनियाँ, व्यंजन किसको बोलते हैं? वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित हों। वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित हों, मतलब वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में, अर्थात जिनको हम बोलने में स्वर की मदद लेते हैं, उनको जो है व्यंजन बोलते हैं। जैसे क, ख, ट, प, फ आदि ऐसे बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जो हमारे वर्णमाला में है, वो जो है ये स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं। कैसे स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं वो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ आप देख लें। देखिए जैसे क है, ये क लेटर है, ये क कैसे स्वर की सहायता से उच्चारित हो रहा है? ये देखें, क के साथ हमेशा अ जुड़ा होता है। वे सभी व्यंजन ध्वनियाँ, सभी व्यंजन ध्वनियों में अ जो है ये लगा रहता है, अ स्वर लगा रहता है। जैसे ट है, ट धन अ। ये इसको इस तरीके से क्यों लिखते हैं? इसको इसलिए लिखते हैं, इसका ये मतलब है कि ये अक्षर इनकम्प्लीट है, इसके साथ एक स्वर जब जोड़ेंगे तब ये बनेगा ट, इसीलिए बोलते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए इसमें एक स्वर जुड़ गया ना, तो स्वर की ये स्वर जुड़ गया, तो ये क्या बोल देंगे इसको? स्वर की सहायता से, स्वर जुड़ा है ना, तो स्वर की सहायता से जो उच्चारित हो रहा है उसी को व्यंजन बोलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। ये रही स्वर और व्यंजन की बात। अब आगे हम जो है प्रकार देख लेते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के जो सबसे कॉमन प्रकार है वो मात्रा के आधार पर देखा जाता है। किसके आधार पर देखा जाता है? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इनको जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। इनमें सबसे कम समय लगता है उच्चारित होने में, इनको बोलने में। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक मात्रिक स्वर। क्योंकि इनमें एक मात्रा का, बोलते हैं कि एक मात्रा का स्वर लगता है, इनकी मात्रा एक होती है। इसके बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर। ये चार होते हैं, अ, ई, उ, री। इनकी संख्या चार होती है। और इनको एक चीज़ और कहा जाता है, इनको आप लिख लें, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। इनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। कितना लगता है? दो मात्रा का समय। दो मात्रा का समय यानी ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, इसलिए इसको दो मात्रा का स्वर बोलते हैं। दो मात्रा के स्वर, दो मात्रा के स्वर हैं ये। इसमें जैसे बड़ा, ये आ हो गया, बड़ी, उ, ए, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इनकी टोटल संख्या होती है 7। कितनी? 7। और ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। इसमें अन अह को नहीं जोड़ते हैं,
वही वो नहीं जोड़ते हैं, उसको आगे हम बताते हैं, उसको कहाँ उसको जोड़ा जाता है। इसके बाद तीसरा स्वर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, इसे 3 मात्रा का स्वर बोला जाता है। 3 मात्रा का स्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ह्रस्व स्वर से इसका उच्चारण करने में, प्लुत स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। इसको जो है प्लुत स्वर कहते हैं। इसको इस तरीके से सिंबल के रूप में यूज करते हैं, ये इस तरीके का प्रयोग होता है। ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में इसका न के बराबर प्रयोग होता है, देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी भाषा हिंदी संस्कृत से ही आई है, तो उसके सारे शब्द जो है संस्कृत से ही हैं। कुछ शब्द 1-2 लेटर हैं जो अलग हैं, वो अब अभी आपको बताया जाएगा। उसमें से एक ये भी है, इसका भी संस्कृत से सीधा आया हुआ है, ये मतलब इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी चीज़ को बहुत जोर देकर के कहना होता है। जैसे इसका प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक वगैरह में किया जाता है, जैसे ओम लिखना हुआ, ओम, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। जब किसी भी शब्द को जोर देकर, बहुत जोर देकर के कहना होता है, तब इसका प्रयोग होता है। बाकी और कहीं इसका यूज देखने को नहीं मिलता है। ये स्वर के बेसिक जो है प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ इसको एक चीज़ और ये इसको देख लें, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। त्रिमात्रिक स्वर, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, दूसरा है, अभी तो हमने देखा स्वर के प्रकार, अब हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकारों में पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन क्यों? स्पर्श व्यंजन इसलिए क्योंकि जब ये इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो ये मुख के विभिन्न भागों को टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है स्पर्श व्यंजन रखा गया है। इसमें कुल 25 वर्ड हैं। कितने हैं? टोटल 25 हैं। देखिए कैसे इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ और अंगा। ग, क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद च वर्ग, इसमें 5 वर्ड हैं। च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। ये हो गए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इसके बाद त वर्ग। त वर्ग में है त, थ, द, ध और न। इसके बाद आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये देखें, ये स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया। कितने वर्गों में? 5। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। 5, 5, 5, 5 और 5। ये सभी को जोड़ करके 25 वर्ड होते हैं। कितने? 25।
इनको जोड़ करके 25 वर्ण होते हैं। ये हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों? ये मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं, इनको उच्चारित करते समय, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में डिवाइड है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब प्रत्येक में 5-5 वर्ण हैं, ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है अंतस्थ व्यंजन। ये मुख के आंतरिक भागों से उच्चारित होते हैं। इनमें 4 हैं, य, र, ल, व। ये आपको लर्न करने हैं, इनको बार बार पढ़ना है, तो ये जो याद हो जाएगा, इसको कोई बर्डन लेना नहीं है, ये आप याद कर पाएंगे आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि इनसे 2 से 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में, जिसमें भी हिंदी का सिलेबस है उसमें आता है, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद तीसरा प्रकार है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसमें तीनों स एंड स, इसके बाद और ह। इसमें 4, ये भी 4 वर्ड इसमें भी आते हैं, इसमें भी 4 वर्ड। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसको ऊष्म या संघर्षी क्यों कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी इसलिए कहते हैं, जब इसका हम उच्चारण करते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से हमारे गर्म हवा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसलिए उसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये 4 हैं, तीनों स हैं जिसमें, और ह है, इसको याद रखना है। एक मिनट, चालू कर दिए हैं। अब आगे हम देखते हैं, अंतस्थ ऊष्म हो गया। अब आएगा संयुक्त व्यंजन। क्या आएगा? संयुक्त व्यंजन। इसमें 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ एंड स्र। इसमें 4 व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसको संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 व्यंजन जुड़ करके एक व्यंजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे पहला है छ, हम देखेंगे, इसमें 2 व्यंजन जुड़ करके व्यंजन का निर्माण करते हैं, क धन क धन स, छ, क धन स, छ, त्र है त धन र, ये बनेगा त्र ज्ञ, ज धन य, ज धन य, ये हो गया हमारा ज्ञ। स्र में हम देखेंगे, इसमें स धन र, ये हो गया स्र। ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसमें दो वर्ड मिलकर के एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसको आपको याद करना है कि ये कौन कौन से वर्ड जोड़े हैं। क धन स, छ, त धन र, त्र, ज धन य, ज्ञ, स धन र, स्र। ये 4 वर्ड हो गए संयुक्त व्यंजन। ये भी इनकी भी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब आगे हम देखते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे व्यंजन ही हैं लेकिन उनको और भी कुछ कहा जाता है, जैसे य और व।
य और व, ये दो स्वर ऐसे हैं, सॉरी ये दो व्यंजन ऐसे हैं जिनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। इनमें आधे स्वर के गुण होते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। ये है य व। और उसके बाद एक आता है र वर्ण। र को जो है लुंठित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण इसको कहा जाता है। ये कभी कभी पूछ लेता है लुंठित वर्ण किसको बोलते हैं, तो लुंठित वर्ण को र को बोलते हैं। उसके बाद आया ल को बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। ये पार्श्विक वर्ण है। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन में आपको रहेगा, पूछ लेगा पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें एक ल भी रहेगा। तो आपको ल के निशान पर, ल को सही के निशान पर टिक करना है, ल का गोला भरना है। इसके बाद आगे हम देखेंगे आगे हम देखेंगे दो वर्ड हैं हमारे ड एंड ढ। इनको उत्क्षिप्त वर्ण बोला जाता है। उत्क्षिप्त, गलत हो गया ये तो। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये संस्कृत भाषा में नहीं थे, ये बाद में जो है इनका हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगा, तो इसलिए इनको जो है इसको अलग से इसको रखा जाता है। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 2, ढ और ढ। ये हो गए 2 व्यंजन। और अन अह जो छूट गया था वो हमें बता दे रहा हूँ आपको। अन और अह, ये दो स्वर हैं जिनको अयोगवाह बोला जाता है। अयोगवाह क्यों बोला जाता है? प्रश्न में भी पूछ लगता है कि अयोगवाहों की संख्या कितनी है, तो 2। ये आप ध्यान रखेंगे, यही 2 वर्ण है, 2 से अधिक नहीं है, 2 है। अयोगवाह, इसके शब्द से इसको समझेंगे। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका योग न तो स्वर के साथ होता है, मतलब ये न स्वर के साथ जोड़े जाते हैं न ही व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण स्वर के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। इसमें आप देखेंगे अन है, इसमें मालूम पड़ रहा है कि 2 वर्ण हैं, लेकिन व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि वो स्वर की सहायता से नहीं जोड़े रहे, स्वतंत्र स्वर नहीं है, ये स्वतंत्र स्वर नहीं है। व्यंजन उन्हीं को कहा जाता है जो स्वतंत्र स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। इसलिए इन दोनों को अलग श्रेणी में रखा गया है, जिसको अयोगवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे स्वर और व्यंजन को मिला करके टोटल संख्या बनती है 52। कितनी? 52। यही सब मिल करके बनाते हैं क्या? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसको बोलते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज यहाँ तक हुआ। अब आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में की जाएंगी, जो चीज़ें हैं वो आगे कंटिन्यू की जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए यहाँ पे सब खत्म होता है इसका। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी चीज़ें होंगी आपको जो ना समझ में आए वो कमेंट के माध्यम से पूछ लें, आपको वो चीज़ें बता दी जाएंगी बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।